बनाता है। किसकी अनुकूलता? वातावरण की अनुकूलता। देखिए कि वातावरण की अनुकूलता उस प्रदेश विशेष का क्या बनाता है? उस प्रदेश विशेष का यानी इतिहास बनाता है, वहाँ के हिस्ट्री तैयार करता है। कौन? वातावरण की अनुकूलता। जैसे मैं बात करूं कि यदि किसी जाति या प्रजाति के लिए किसी स्थान विशेष का वातावरण अनुकूल नहीं होगा तो क्या उस प्रजाति का विकास होगा? उस प्रजाति का विकास नहीं होगा। क्या उस प्रजाति के द्वारा ऐसे कार्य किए जाएंगे जिससे नए इतिहास स्थापित हो सके? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस प्रजाति का सबसे पहले बात तो हम ये करते हैं कि वहाँ पर उसका विकास ही नहीं होगा, वहाँ पर उसका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। जब तक कोई प्रजाति या जाति अपने आप को किसी स्थान विशेष पर समायोजित नहीं कर पाती है, अनुकूलित नहीं कर पाती है, तो हम कैसे कह सकते हैं हम कैसे कह सकते हैं कि उस जाति या प्रजाति या उस मानव समुदाय के द्वारा इतिहास के ऐसे कार्य किए जाएंगे जो कार्य एक विषय का निर्माण करेंगे, हिस्ट्री नाम के एक विषय को बिल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वहाँ क्या चाहिए? वहाँ वातावरण की अनुकूलता चाहिए। यानी जब तक वातावरण अनुकूल नहीं होगा वहाँ पर हम किसी भी मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा स्थान या ऐसा वातावरण जो मानव प्रजाति या जाति के लिए यानी प्रतिकूलता साबित करता है, तो वहाँ का वातावरण उस मानव जाति के क्या नहीं है? वहाँ का वातावरण मानव जाति के अनुकूल नहीं है। और जो वातावरण मानव जाति के अनुकूल नहीं होता है तो वहाँ पर मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य करके और इतिहास जैसे विषय का निर्माण नहीं किया जाएगा। अर्थात उस विषय का निर्माण तभी किया जाएगा, उस विषय का निर्माण तभी किया जाएगा जब उस स्थान विशेष का जहाँ पर वह मानव रह रहा है वहाँ का वातावरण, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की जलवायु, रेनफॉल, टेम्परेचर, पेरेंटल जो रोक्ष हैं वो रोक्ष, इसके अलावा सोयल, ये सारी मानव के अनुकूल होंगी। यदि मानव के अनुकूल नहीं हैं तो वहाँ पर मानव का निवास नहीं होगा और मानव का निवास नहीं होने के कारण से उस प्रदेश विशेष के इतिहास का निर्माण नहीं होगा। कुछ भूगोल वेताओं के अनुसार हम इतिहास और हम किसकी बात कर रहे हैं आपसे? मानव भूगोल के कुछ हम विषय क्षेत्रों की आपसे बात करना चाह रहे हैं। यानी उन विद्वानों के अनुसार हम दोनों का संबंध को क्लियर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिस भूगोल वेता की बात कर रहे हैं वह आ रहा है हमारे पास में इमैनुअल कांट महोदय। कौन से भूगोल वेता आ रहे हैं? इमैनुअल कांट के अनुसार। किसके अनुसार? इमैनुअल कांट के अनुसार। किसके अनुसार? इमैनुअल, हम कांट महोदय की बात कर रहे हैं कि कांट महोदय के अनुसार इमैनुअल जो कांट है उनके अनुसार यदि हम बात करें कि वहाँ की स्थितियाँ कैसी बनती हैं। देखिए भूगोल एवं क्या कह रहे हैं कि भूगोल एवं इतिहास एवं भूगोल दोनों वर्णनात्मक होते हैं। इतिहास एवं भूगोल, इतिहास एवं भूगोल, एक तो इतिहास एवं भूगोल दोनों, इतिहास एवं भूगोल दोनों क्या होते हैं?
वर्णात्मक होते हैं। इतिहास एवं भूगोल दोनों वर्णात्मक होते हैं। यार वो गार्ड, अरे रमन भैया वो गार्ड साहब को बोलो, वो पानी का जग बहुत दूर रखे है गेट के पास में, मैं कैसे पीऊँगा आ जाके। अरे वो पानी का जग गेट के पास में रख गया, मैं पानी कैसे पीऊँ। तो मुख्य रूप से हम बात करें कि इतिहास एवं भूगोल दोनों वर्णात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? वर्णात्मक विषय हैं। किसके अनुसार? इमैनुअल कांट महोदय के अनुसार। इमैनुअल कांट महोदय जो कह रहे हैं उनको मैं तर्क आपको बता रहा हूं। परंतु ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य आधार, कौन सी घटनाओं का? जो इतिहास से संबंधित जो घटनाएं हैं, मुख्य आधार भूगोल ही होता है। इस पृष्ठभूमि यानी घटनाओं का मुख्य आधार कौन होता है? घटनाओं का मुख्य आधार भूगोल ही होता है। यानी इस पृष्ठभूमि के बिना, कौन सी पृष्ठभूमि? जो घटनाओं की हमारे को जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, इस पृष्ठभूमि के बिना इतिहास का कोई, यानी इस पृष्ठभूमि के बिना इतिहास का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी इस पृष्ठभूमि के बिना इतिहास का कोई अस्तित्व स्वीकार, यानी इतिहास का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भूगोल सभी कालों में रहा है। भूगोल सभी कालों में रहा है और यानी भूगोल क्या? भूगोल सभी कालों में रहा है, यानी और इसी के द्वारा
इतिहास का आधार बना है। यानी इसी के द्वारा, किसके द्वारा, यानी सभी कालों में रहा है, तब ही इसी के द्वारा क्या बना है, इतिहास का आधार बना है। क्योंकि 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 सभी घटनाएं विशेष रंगमंच पर हुई हैं। क्योंकि सभी घटनाएं एक विशेष जो रंगमंच जो उपलब्ध हुआ है, हुई हैं। हुई हैं जैसे 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 एक नए भूगोल का जन्म होता गया। जैसे जैसे एक नए भूगोल का क्या होता गया, जैसे जैसे एक नए भूगोल का जन्म होता गया, इस प्रकार एक प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन भूगोल भी है, जिसके द्वारा इतिहास से वर्णित, यानी वर्णन की हुई, वर्णित इतिहास से वर्णित क्या, इतिहास से वर्णित घटनाएं स्पष्टतः प्रकट हो जाती हैं। स्पष्टतः प्रकट हो जाती हैं दोनों एक दूसरे से अविभाज्य हैं। ये बात कौन कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं इमैनुअल कांट महोदय। तो इमैनुअल जो कांट महोदय हैं, उन कांट महोदय का विचार क्या है, हैं? उन कांट महोदय का विचार क्या है, उनके विचार की आप बात करिए। इतिहास एवं भूगोल दोनों वर्णनात्मक विषय हैं, यानी इतिहास की मैं आपसे बात करूं और मैं आपसे भूगोल की बात करूं, यानी मैं दोनों विषयों की बात कर रहा हूं। एक तरफ तो मैंने इतिहास को रखा है और एक तरफ भूगोल को रखा है। यदि मैं इन दोनों की बात करता हूं आपसे,
इतिहास की भी बात करता हूँ और भूगोल की भी बात करता हूँ। मैं दोनों को अलग अलग मंच पर रखता हूँ, दोनों को मैं अलग अलग पटल पर रखता हूँ। तो इतिहास में भी हम ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते हैं, भूगोल में भी हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम फिजिकल और ह्यूमन दोनों का हम उनका एक विस्तृत अध्ययन करते हैं। एक तरफ तो हम भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, एक तरफ हम मानवीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भूगोल में भी हम प्राचीन काल में घटी तो हम प्राचीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, मध्यकाल में घटी तो हम उसमें मध्यकाल की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, और वर्तमान काल में जो घट रही हैं हम उनका इस समय अध्ययन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों ही विषय है ना, भूगोल अपने आप में एक वर्णनात्मक विषय है और इतिहास अपने आप में एक वर्णनात्मक विषय के रूप में साबित हो रहा है। ठीक है जी। परंतु ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य आधार भूगोल ही होता है, यानी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनका प्रॉपर रूप से जो हमारे को लोकेशन उपलब्ध करवाया जाता है, जो लोकेशन, जो उस स्थान विशेष की जो हमारे को जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, यदि मैं उस विषय की जानकारी के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं कि उस विषय की संपूर्ण जो जानकारी है कि वो ऐतिहासिक, वो हिस्टोरिकल जो वो ट्रेंड है, वो घटना है, वो स्थान है, वो किस स्थान विशेष पर है, वो कहाँ पर है, उसका भौगोलिक वातावरण यानी लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड वाला है और जो लेटीट्यूड वाला है, अक्षांश वाला है और जो देशांतर वाला है, उन दोनों का क्या लोकेशन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इतिहास की घटनाओं को जो बेस उपलब्ध करवाता, जो मंच उपलब्ध करवाता है, वो भूगोल ही उपलब्ध करवाता है। इस पृष्ठभूमि के बिना इतिहास का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। कौन सी पृष्ठभूमि के बिना? यानी जब तक भूगोल इतिहास को बेस नहीं देगा, जब तक भूगोल इतिहास को आधार नहीं देगा, बेस नहीं देगा, तब तक इस पृष्ठभूमि के बिना इतिहास का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम इतिहास का किसी प्रकार का भी हम अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जब तक भूगोल इस प्रकार के विषय को किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं करवाएगा। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं। भूगोल सभी कालों में रहा है, चाहे प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे वर्तमान काल चल रहा हो। भूगोल का अस्तित्व सभी कालों में रहा है। हम एक काल विशेष के बारे में आपको जिक्र नहीं कर सकते कि भूगोल उस काल में नहीं था, इस काल में भूगोल है। नहीं, हम भूगोल के इस महत्व को नहीं नकार सकते। हम भूगोल सभी कालों में रहा है और भूगोल सभी कालों में रहने वाला है, तो हम ऐसे कह सकते हैं। और इसी के द्वारा इतिहास का आधार बना, क्योंकि भूगोल सभी कालों में रहने के कारण से ही इतिहास का बेस बना, वरना इतिहास का बेस नहीं बनता। इतिहास तो हमारे को डेट ही तो उपलब्ध करवा सकता है, तिथि तो उपलब्ध करवा सकता है। स्थान की जानकारी कौन देगा? वह तो भूगोल ही देगा ना। तो यदि प्राचीन काल के इतिहास के बारे में आज हम पढ़ते हैं, किसी स्थान विशेष के बारे में, यदि भूगोल नहीं होता तो फिर उस स्थान की जानकारी हमारे को कैसे मिलती? इतिहास तो तिथि बता के छोड़ देता, उस स्थान के बारे में हमारे को नहीं बताता कि किस महाद्वीप के, किस देश के, किस प्रांत में, किस अंचल में वह स्थान स्थित है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस ये हैं, उसका अक्षांशीय विस्तार और उसका देशांतरीय विस्तार इस प्रकार से है। ये तभी तो रहा है ना, क्योंकि सभी घटनाएं विशेष रंगमंच पर हुई हैं। जो सारी घटनाएं हैं उनके लिए एक विशेष रंगमंच जो प्रोवाइड करवाने का इतिहास को काम करवाया है, जो उपलब्ध करवाने का जो कार्य किया है, वह उपलब्ध करवाने का कार्य किसने किया है? इतिहास ने किया है। यदि इतिहास उसको प्लेटफॉर्म नहीं देता, उसको आधार नहीं देता, तो विशेष प्रकार की घटनाओं की आज जानकारी इतिहास विषय में जो आज हम पढ़ रहे हैं, वह जानकारी हमारे पास में नहीं उपलब्ध होती। हम ये शोल्य कह सकते हैं। जैसे जैसे एक नए भूगोल का जन्म होता गया, इस प्रकार एक प्राचीन इतिहास है। इस प्रकार जैसे हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, तो हम प्राचीन भूगोल की बात क्यों नहीं कर सकते? इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट,
भौगोलिक चिंतन का आधार हम जो पेपर पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास में आधार आता है भूगोल का इतिहास। ये भूगोल का इतिहास प्राचीन भूगोल ही तो है, एशियन ज्योग्राफी तो है। क्या ये प्राचीन भूगोल नहीं है कि भूगोल का जन्म किस प्रकार से हुआ, कब से भूगोल की विकास यात्राएं प्रारंभ हुई, वह सारी जानकारी हमारे को प्राचीन भूगोल में ही मिलती है, जिसके द्वारा इतिहास से वर्णित घटनाएं स्पष्टतः प्रकट हो जाती हैं। और इस प्राचीन भूगोल के द्वारा ही इतिहास में जिन घटनाओं का वर्णन किया जाता है, यानी इतिहास में जिन घटनाओं का वर्णन किया जाता है, वह घटनाएं क्या हो जाती हैं, वह घटनाएं प्रकट हो जाती हैं। दोनों विषय दोनों एक दूसरे से अविभाज्य हैं। हम भूगोल को इतिहास से अलग नहीं कर सकते और इतिहास को हम भूगोल से अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसी डेफिनेशन देने वाले, ऐसी परिभाषा सुझाने वाले हमारे प्रसिद्ध भूगोलवेता इमैनुअल कांट महोदय हैं। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इतिहास को जो प्लेटफॉर्म, जो रंगमंच उपलब्ध करवाया है, वह रंगमंच किसने उपलब्ध करवाया है, भूगोल ने ही उपलब्ध करवाया है। हमारे पास में नेक्स्ट जो भूगोलवेता आ रहे हैं, मैं उन नेक्स्ट भूगोलवेता की यदि मैं आपसे बात करूं तो वह भूगोलवेता हमारे पास में आ रहे हैं एलन चर्चिल, एलन चर्चिल जो सैंपल हैं, मैं उनकी आपसे बात कर रहा हूँ। एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार, किसके अनुसार, एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं एलन चर्चिल जो किसकी शिष्या थी, जो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी। संप्रदाय कौन सा था, अमेरिकन संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय था, अमेरिकन संप्रदाय से थी। इतिहास अपने अध्ययन के लिए इतिहास अपने अध्ययन के लिए कौन है, सैंपल के अनुसार, कि इतिहास कौन है, इतिहास अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समयों पर गठित होने वाले के लिए विभिन्न समयों पर गठित होने वाली, इतिहास अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समयों पर, यानी विभिन्न समयों पर गठित होने वाली मानवीय घटनाओं पर, मानवीय घटनाओं पर, किस पर, मानवीय घटनाओं पर विचार करता है। कौन सी घटनाओं पर विचार करता है, मानवीय घटनाओं पर विचार करता है। जबकि मानव भूगोल धरातल के विभिन्न
धरातल, जबकि मानव भूगोल धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में गठित होने वाले विभिन्न क्षेत्रों में गठित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। घटनाओं का अध्ययन करता है। विभिन्न घटनाओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। किंतु प्रत्येक ऐतिहासिक विकास किंतु प्रत्येक ऐतिहासिक विकास पृथ्वी के धरातल पर ही, किस पर? पृथ्वी के धरातल पर ही होता है। अतः यह कम या अधिक रूप में, अतः यह कम या अधिक रूप में परिवर्तनशील भूगोल ही है। कम या अधिक रूप में परिवर्तनशील भूगोल ही है, यानी परिवर्तनशील भूगोल ही है। ठीक है ना? कौन सा भूगोल है? परिवर्तनशील भूगोल ही है। वही तथ्य काल या समय के अंतर से, वही तथ्य काल या समय के अंतर से कल इतिहास बन जाता है, के अंतर से कल क्या बन जाता है? कल इतिहास बन जाता है।
अतः दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। अतः दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार, जो फ्रेडरिक रेटजेल महोदय की शिष्या थी। किनकी शिष्या थी? जो फ्रेडरिक रेटजेल महोदय की शिष्या थी, उनके अनुसार हम आपसे बात कर रहे हैं। वो क्या कहना चाह रही हैं? यह फ्रेडरिक जो रेटजेल महोदय की अमेरिकन भूगोलवेत्ता शिष्य हैं, तो उनका प्रभाव तो इन पर पड़ा ही पड़ा है। हम उस प्रभाव को तो नहीं नकार सकते हैं कि क्या उनके अनुसार क्या है इनके विचार हैं। सैंपल के अनुसार इतिहास अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समयों पर घटित होने वाली, इतिहास अपने अध्ययन के लिए, इतिहास किसके लिए? अपने अध्ययन के लिए। इतिहास अपने अध्ययन के लिए, यानी इतिहास किसके लिए? इतिहास अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समयों पर घटित होने वाली, अर्थात इतिहास में हम अध्ययन करते हैं विभिन्न समय में जो घटनाएं घटित हो रही हैं। सैंपल महोदय के विचारों की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिए कि मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो विचार आ रहे हैं कि इतिहास अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समयों पर घटित होने वाले, यानी इतिहास अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समयों पर घटित होने वाले, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इतिहास उन घटनाओं का अध्ययन करता है जो विभिन्न समय में घटित होती रहती हैं। इतिहास उन घटनाओं का अध्ययन करता है। इतिहास कौन सी घटनाओं का अध्ययन करता है? जो विभिन्न समय में वो घटनाएं क्या हो रही हैं? घटित हो रही हैं। वो घटनाएं यानी घटित हो रही हैं, उन घटित होने वाली मानवीय घटनाओं पर विचार करता है। यानी ऐसी घटनाएं जो मानव से रिलेटेड हैं, ऐसी घटनाएं जो किससे रिलेटेड हैं? जो मानव से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? ऐसी घटनाएं जो मानव से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? मानव से, यानी मानवीय घटनाओं पर विचार करता है। यानी इतिहास विभिन्न समय में जिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो घटनाएं मानवीय घटनाएं, क्योंकि घटनाएं का जो प्रभाव पड़ता है, यानी जो इफेक्ट पड़ता है, वो मानव पर पड़ता है। वो ह्यूमन, यानी जो कम्युनिटी होती है, मानव समुदाय होता है, उस पर पड़ता है। इसलिए उन्होंने मानवीय शब्द को, यानी जो सैंपल महोदया हैं, उन्होंने मानवीय शब्द को कामिल, जबकि मानव भूगोल धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। जबकि मानव भूगोल धरातल पर, सरफेस पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अर्थात दोनों प्रकार के जो बल काम कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर वाले भाग में जो बल है वह बल एंडोजेनेटिक फोर्स है, और पृथ्वी के बाहरी भाग में जो बल है वो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, वो बहिर्जात बल है। यानी इस पृथ्वी के ऊपर वाले धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर जो घटनाएं घटित हो रही है, क्या घटित हो रही हैं? जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जबकि मानव भूगोल धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी मानव भूगोल में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वो धरातल पर घटनाएं घटित हो रही हैं। यानी धरातल पर जो घटनाएं घटित हो रही है, हम उन घटनाओं का क्या करते हैं? हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किंतु प्रत्येक ऐतिहासिक विकास पृथ्वी के धरातल पर ही होता है। यदि इतिहास में कोई विकास होगा तो पृथ्वी के धरातल पर ही होगा। जब तक उसको ज्योग्राफी प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं करवाएगी, तब तक किसी भी प्रकार का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट नहीं होगा इतिहास जैसे विषय में। जब तक भूगोल के द्वारा उसको
यानी ये धरातल प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, ये सरफेस उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, तब तक उसमें किसी प्रकार की घटना घटित नहीं होगी। किसमें? किसमें? इतिहास में। इसका मतलब धरातलीय जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का काम किया है इतिहास जैसे विषय के लिए, तो इतिहास जैसे विषय के लिए किसने किया है? वह किया है भूगोल ने। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं। अतः ये कम या अधिक रूप में परिवर्तनशील भूगोलीय है, यानी चाहे आप अधिक योगदान मानो और चाहे आप कम योगदान मानो, योगदान कैसे भी हो सकता, लेकिन योगदान तो अवश्य है, योगदान तो श्योरली है, हम उसको तो नकार नहीं सकते हैं कि क्या इतिहास जैसे विषय में भूगोल का योगदान नहीं है। हम कहते हैं है, हम नकार नहीं सकते है, लेकिन जब इतिहास जैसे विषय में भूगोल का योगदान है तो भूगोल एक कौन सा विषय है? भूगोल एक परिवर्तनशील विषय है। किसके अनुसार? सैंपल महोदया के अनुसार। वही तथ्य काल या समय के अंतर कल इतिहास बन जाता है। वही तथ्य काल या समय के अंतर के आधार पर, वही तथ्य समय या काल के अंतर से, यानी वही तथ्य काल या समय के अंतर से कल इतिहास बन जाता है, यानी समय और काल का अंतर आ जाता है। यानी जो घटनाएं आज से पहले घटित हो गई, यदि उन घटनाओं को हमारे को अध्ययन करना है तो हम इतिहास में जाके करेंगे। आज जो रिसेंट में घटनाएं घटित हो रही हैं तो हम इन मुद्दों पर, इस प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। अतः दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, इतिहास को भूगोल से अलग नहीं कर सकते हैं और भूगोल को इतिहास से अलग नहीं कर सकते हैं। ये कहना है हमारी अमेरिकन प्रसिद्ध भूगोलवेता एलन चर्चिल सैंपल महोदया के अनुसार। उन्होंने भी यानी इस महत्वपूर्ण संबंध को अपने विचारों में बांधने का प्रयास किया है और बहुत सुनियोजित ढंग से व्याख्या करने की कोशिश की है। तो हम ये कह सकते हैं कि भूगोल का महत्व बहुत लंबे समय से, प्राचीन काल से आज तक रहा है और रहने वाला भी है। अगले हमारे पास में संबंध बताने वाले जो भूगोलवेता आ रहे हैं, यदि मैं उस भूगोलवेता की बात करूं तो वह भूगोलवेता हमारे पास में आ रहे हैं कार्ल रिटर महोदय। कौन से भूगोलवेता? कार्ल रिटर महोदय के अनुसार। किसके अनुसार? कार्ल रिटर महोदय के अनुसार, यानी दोनों का संबंध, यानी मानव भूगोल के साथ किसका संबंध? इतिहास का संबंध। पृथ्वी और उसके निवासी, पृथ्वी कौन? पृथ्वी और उसके निवासी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों में पृथ्वी और उसके निवासी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों में बंधे हुए हैं
और एक के बिना और एक के बिना दूसरे को और एक के बिना, किसके? एक विषय के बिना दूसरे को सही और सर्वांग चित्रित नहीं किया जा सकता। सही को सही और सर्वांग चित्रित नहीं किया जा सकता। और सर्वांग सही और सर्वांग चित्रित नहीं किया जा सकता। अतः इतिहास एवं भूगोल दोनों ही अविभाज्य रहने चाहिए। देखिए आप, पृथ्वी और एक के बिना दूसरे को सही, ठीक है जी। देखिए आप, पृथ्वी और उसके निवासी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों में बंधे हुए हैं। सही है साहब? पृथ्वी और उसके निवासी, यदि पृथ्वी के मध्य और वहाँ के निवासियों के मध्य यदि एक दूसरे के मध्य घनिष्ठ संबंध नहीं होता, यदि घनिष्ठ संबंध नहीं होता पृथ्वी और उसके निवासियों के मध्य, एक दूसरे के मध्य अति महत्वपूर्ण और एक दूसरे सा कोर रिलेशन नहीं होता, सह संबंध नहीं होता, तो न तो मानव का अस्तित्व रह पाता, न मानव का विकास हो पाता, और न मानव इन भौतिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, कारक हैं, उन पर अपने विजय प्राप्त कर पाता। तो क्या है, पृथ्वी और उसके निवासी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित होते हैं। एक तो पृथ्वी और एक इस पर निवास करने वाले निवासी, दोनों के मध्य प्रगाढ़ संबंध होते हैं, बहुत गहरे संबंध होते हैं, यानी संबंधों में। और एक के बिना दूसरे को सही और सर्वांग चित्रित नहीं किया जा सकता। हम एक के बिना दूसरे को सही और संपूर्ण साबित नहीं कर सकते। ये यानी हमारे कार्ल रिटर महोदय कह रहे हैं। रिटर महोदय का ये कहना है कि यदि आप एक के बिना दूसरे को सही, इतिहास के बिना भूगोल को संपूर्ण बताना चाहो और सही ठहराना चाहो, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि भूगोल भी अपने आप में एक संपूर्ण विषय नहीं है। क्योंकि हाँ, हम ये तो मानते हैं कि भूगोल ने अन्य शास्त्रों को, अन्य विज्ञानों को आधार तो प्रदान किया है, यहाँ तक को मानना हमारा सही है, यहाँ तक तो गलत नहीं है। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन काल की तिथियों की जानकारी हमारे को भूगोल दे देगी?
तो भूगोल दे देगी, तो फिर इतिहास यानी वहां के स्थानों की जानकारी कौन देगा, वहां के अक्षांशीय जानकारी कौन देगा, वहां की देशांतरीय जानकारी कौन देगा। तो जिस विषय से संबंधित जो तथ्य जिस विषय के साथ संबंधित होता है उसी तथ्य का अध्ययन हम उसी तथ्य के साथ कर सकते हैं। अर्थात एक दूसरे के बिना एक के बिना दूसरे को सही और सर्वांग हम नहीं ठहरा सकते हैं, जब तक कि दोनों को हम एक समान मंच पर रख करके और दोनों को समानता के आधार पर दोनों का अध्ययन नहीं कर लेते हैं तब तक। अतः इतिहास एवं भूगोल दोनों ही अविभाज्य रहने चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा रिटर महोदय कह रहे हैं। रिटर महोदय का कहना यह है कि एक दूसरे के बिना हम एक दूसरे विषय को न तो सही ठहरा सकते हैं और न उसको हम संपूर्ण सर्वांग पूरा या अपने आप में एक कंप्लीट विषय के रूप में उसको कह सकते हैं। तो वो अपने आप में कंप्लीट विषय भी नहीं है। कंप्लीट विषय तब होगा कि भूगोल का अध्ययन इतिहास के साथ करें और इतिहास का अध्ययन हम किसके साथ करें? भूगोल के साथ करें। आगे मैं कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहा हूं। ऐतिहासिक भूगोल ऐतिहासिक भूगोल ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल की ही एक शाखा है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का यानी इतिहास में जो घटनाएं घटित हो रही हैं जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण क्षेत्रीय अथवा घटनाओं का विश्लेषण क्षेत्रीय घटनाओं का विश्लेषण क्षेत्रीय अथवा क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक संदर्भ में किया जाता है। भौगोलिक संदर्भ में किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल की ही एक शाखा है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, कौन सी ज्योग्राफी? हिस्टोरिकल में ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। यदि मैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की आपसे बात करूँ तो कौन से भूगोल की एक ब्रांच है? मानव भूगोल की ही एक शाखा है। कौन से भूगोल की शाखा है? मानव भूगोल की ही एक शाखा है। अर्थात मैं कौन सी ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ? मैं ऐतिहासिक भूगोल की बात कर रहा हूँ कि ऐतिहासिक भूगोल जो भूगोल के इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है, जो भूगोल के ऐतिहासिक जानकारी देती है,
कि प्राचीन काल में भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से यह विषय अस्तित्व में आया, यानी मानव भूगोल की ही क्या है, एक शाखा है। मानव भूगोल की ही एक शाखा है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का क्षेत्रीय विश्लेषण, जिसमें जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जो इतिहास की घटनाएं होती हैं, उन ऐतिहासिक घटनाओं का जो रीजनल स्टडी है, जो क्षेत्रीय अध्ययन है, जो प्रादेशिक अध्ययन है, वह भौगोलिक अथवा विश्लेषण क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक संदर्भ में किया जाता है। उन ऐतिहासिक घटनाओं का, यानी जो भूगोल में क्या हो रही हैं, जो भूगोल में घटित हो रही हैं, उन घटनाओं का क्या, उन घटनाओं का विश्लेषण या तो रीजनल आधार पर, यानी भौगोलिक क्षेत्रीय आधार पर, या ऑल ओवर रूप से, यानी विश्व एक संपूर्ण विश्व को एक मंच मानते हुए के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? या तो ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल की ही एक शाखा है, यानी ऐसा भूगोल जिसमें भूगोल के इतिहास की जानकारी हमारे को उपलब्ध होती है। मैं उस शाखा की आपसे बात कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। उसमें हम अध्ययन, यानी उन ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन हम किस आधार पर करें? या तो क्षेत्रीय आधार पर करें, रीजनल आधार पर कर ले, या भौगोलिक संदर्भ के आधार कर ले, यानी संपूर्ण विश्व को एक ही तत्व मानते हुए हम उसका अध्ययन कर ले, संदर्भ में किया जाता है। अर्थात इस प्रकार का जो ऐतिहासिक भूगोल है वो इतिहास नहीं है, वो भूगोल के इतिहास की जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो वह क्या है? वह मानव भूगोल की एक ब्रांच है, ह्यूमन ज्योग्राफी की एक ब्रांच है, ह्यूमन ज्योग्राफी की एक शाखा है। इस कारण से आगे है, इस कारण से इसे बीते हुए, इस कारण से इसे बीते हुए काल का भौगोलिक अध्ययन, बीते हुए काल का भौगोलिक अध्ययन भी कहा जा सकता है। इस कारण इसे बीते हुए, इस कारण इसे बीते हुए काल का भौगोलिक अध्ययन भी कहा जा सकता है। अर्थात बीते हुए काल का जो भौगोलिक जानकारी उपलब्ध करवाता है वह ऐतिहासिक भूगोल है। अर्थात ऐतिहासिक भूगोल किसकी शाखा है? मानव भूगोल की एक शाखा है। तो जो भूगोल के इतिहास की प्राचीन काल की हमारे को जानकारी उपलब्ध करवाता है, अर्थात जो प्राचीन काल की हमारे को जानकारी उपलब्ध करवाता है, यदि हम उस शाखा की आपसे बात करना चाहे कि वह शाखा जिसमें इतिहास की घटनाओं का क्या किया जाता है, जिसमें इतिहास की घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, तो वह भौगोलिक संदर्भ में या क्षेत्रीय संदर्भ में किया जाता है। इस कारण से इसे बीते हुए काल का भौगोलिक अध्ययन भी कहा जा सकता है। तो आज हम जो बात कर रहे थे वह मानव भूगोल का। हम किसके साथ बात कर रहे थे? हम आपसे बात कर रहे थे किसके साथ? मानव भूगोल का। किसके साथ हम संबंधों की बात कर रहे थे? हम आपसे बात कर रहे थे कि मानव भूगोल का किसके साथ संबंध? मानव भूगोल का इतिहास के साथ हम संबंधों की बात कर रहे थे। तो मानव भूगोल मानव सभ्यता के
इतिहास का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में यानी अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है। यानी मानव भूगोल जो मानव की सभ्यता है उस सभ्यता का जो अध्ययन करता है, यानी उसका क्या कौन सा आधार है, वो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है। कौन सा परिप्रेक्ष्य है, उसको हम भौगोलिक ज्योग्राफिकल, हमें उसको एक बेसिस मान करके हम उसका अध्ययन करते हैं। किसी भी देश के इतिहास पर वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण एवं परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी भी देश का इतिहास है तो उस इतिहास पर ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक पर्यावरण है, यानी जो ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट है और जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उनका क्या पड़ता है, उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। मानवीय एवं प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप ही किसी देश के इतिहास का निर्माण होता है। मानवीय एवं प्राकृतिक पर्यावरण में एक तो मानवीय अर्थात मानव के द्वारा निर्मित, और एक प्राकृतिक जो प्रकृति ने निर्मित किया है। मानवीय एवं प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही किसी देश के इतिहास का क्या होता है, किसी देश के इतिहास का निर्माण होता है। ठीक है, कई विद्वानों का तर्क है कि बहुत से विद्वानों का तर्क है कि इतिहास भूगोल के ज्ञान पर आधारित है। अर्थात इतिहास को जो ज्ञान रूपी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, वो बहुत से विद्वान ऐसा कहते हैं, वो ज्ञान रूपी प्लेटफॉर्म भूगोल के द्वारा ही इतिहास को उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कुछ विद्वान हैं जिनमें इमैनुअल ज्योग्राफिकल हैं, यानी ज्योग्राफर हैं, इमैनुअल कांट महोदय हैं, एलन चर्चिल सैंपल महोदया हैं और कार्ल रिटर महोदय हैं। तो इन्होंने भी, यानी हम बात करें कि मानव भूगोल का इतिहास के साथ संबंधों की चर्चा की है, और इन्होंने ऐसा कहा है कि हम इतिहास को भूगोल से अलग नहीं कर सकते और भूगोल को हम इतिहास के साथ में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो शास्त्र हैं वो शास्त्र भूगोल के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित हुए, किस प्रकार से वह भूगोल में आकर के अपना स्थायित्व स्थापित किया, किस प्रकार से अपने आप को यहाँ पर स्थापित यानी करने का कार्य किया। यानी जैसे इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, प्राणी शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, इसके अलावा समाज शास्त्र है, ये इस प्रकार के विषय किस प्रकार से भूगोल से अपने गहरा तालमेल या गहरा संबंध रखते हैं। तो हम इन सब को हम किसके माध्यम से चर्चा करते हैं, हम एक डायग्राम के माध्यम से आपके पास में चर्चा करते हैं। ठीक है ना, हम बात करते हैं एक डायग्राम के माध्यम से आपके पास में। तो आप देखिए वह डायग्राम जिसके द्वारा हम इनकी चर्चा कर सकें। हम सेंटर में रखते हैं मानव भूगोल, हम सेंटर में रखते हैं मानव भूगोल। देखिए
यह हमारे पास में कॉन्सेप्ट आया, इसमें कॉन्सेप्ट की आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, यह हमारे पास में मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। अब मानव भूगोल का अन्य जो हमारे पास में सामाजिक विज्ञान है, मैं उनके साथ मैं आपसे संबंधों की बात करना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से ये अन्य विज्ञानों के साथ संबंधित है। तो मैं यदि सबसे पहले आप लोगों से बात करना चाहूँ तो हमारे पास में मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। देखिए आप, जो विषय हमारे पास में तैयार हो रहा है, जिस विषय की हम आपसे बात कर रहे हैं, वह विषय हमारे पास में सबसे पहले आता है जनांकिकी। कौन सा विषय आता है हमारे पास में? जो विषय आया उस विषय की मैं आपसे बात करूं, वह है जनांकिकी। कौन सा विषय आया हमारे पास में? हम बात कर रहे हैं जनांकिकी। तो जनांकिकी से जो हमारा तैयार हुआ, जो विषय हमारा तैयार हुआ, वह हमारा तैयार होता है कौन सा विषय? उससे हमारा तैयार हुआ जनसंख्या भूगोल। कौन सा विषय तैयार हुआ? जनांकिकी में, जनांकिकी से जिस विषय की तैयारी होती है, यानी उससे हमारा विषय तैयार हुआ, उस विषय का नाम है हमारे पास में कौन सा? भूगोल। वह आया जनसंख्या भूगोल। ठीक है जी, हमारा एक नया विषय तैयार हो रहा है कि सबसे पहले हम जनांकिकी का अध्ययन करते थे। तो जनांकिकी को हम किस में शामिल नहीं कर रहे थे प्रॉपर रूप से? ज्योग्राफी में शामिल नहीं कर रहे थे। तो हम ज्योग्राफी में शामिल नहीं, तो हम ज्योग्राफी में किसको शामिल कर रहे हैं? जनसंख्या भूगोल को करें। तो जनांकिकी से जनसंख्या पॉपुलेशन ज्योग्राफी बन गई। कौन सी ज्योग्राफी बन गई? इससे हमारे पास में पॉपुलेशन ज्योग्राफी का निर्माण हो गया। ठीक है ना। आगे हम आपसे बात करना चाहिए कि जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र यानी जो समाजशास्त्र हमारे पास में आया, यदि मैं समाजशास्त्र की आपसे बात करना चाहूँ तो देखिए आप, जो समाजशास्त्र नाम का जो विषय आ रहा है हमारे पास में, यदि मैं समाजशास्त्र नाम के विषय की बात करूँ, मैं आपसे बात करना चाहूँ किसकी? समाजशास्त्र की। तो ऐसा शास्त्र जो किसकी जानकारी देता है? जो समाज की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? जो समाज की जानकारी देता है। इससे, इस समाज शास्त्र से जो हमारा मैटर तैयार हुआ, वह मैटर कौन सा था? वह हमारा मैटर था सामाजिक भूगोल। कौन सा भूगोल तैयार हुआ? इससे हमारा जो मैटर तैयार हुआ, समाज शास्त्र में समाज, और समाज में कौन रहता है? मानव। तो समाज किसका योग है? समाज परिवारों का योग है। तो इससे जो हमारा विषय तैयार होता है, उस विषय की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। उस विषय की मैं आपसे जानकारी करना चाह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जो हम आपके पास में जानकारी ले रहे हैं। देखिए आप, देखते चलिए। एक हम इस प्रकार का एक डायग्राम हम आपसे मेंशन कर रहे हैं, जिससे कि आप उसको बहुत जल्दी पिक कर सको, यानी जिसमें नगरीय नियोजन और नगरीय प्लानिंग का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें
नगरीय नियोजन, यानी क्या, जिसमें हमारे पास में, जिसमें हम नगरीय नियोजन का अध्ययन करते हैं। नगरीय नियोजन जो अध्ययन कर रहे हैं, उससे हमारी कौन सी ज्योग्राफी तैयार हुई? इससे हमारी जो ज्योग्राफी तैयार हुई वह ज्योग्राफी कौन सी आई? इससे हमारी नगरीय भूगोल तैयार हुआ, अर्बन ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी तैयार हुई? इससे हमारी नगरीय ज्योग्राफी तैयार हुई। प्यारे विद्यार्थियों, इससे जो हमारी ज्योग्राफी तैयार हुई है वह ज्योग्राफी कौन सी है? इस ज्योग्राफी को हमने कहा है नगरीय भूगोल। तो हमने कहा है जो हमारे पास में जानकारी आई है, इसको हमने जो कहा है वह कहा है नगरीय भूगोल। कौन सा भूगोल? नगरीय भूगोल। नगरीय नियोजन का जो अध्ययन किया जा रहा था, उससे जो भूगोल बना हमारा, वह कौन सा भूगोल तैयार हो गया? नगरीय भूगोल। ठीक है, यानी नगरीय अध्ययन से जो नगरों का अध्ययन करते हैं, जो जिस भी भूगोल वेता के अनुसार हम नगरों का अध्ययन करते हैं, उससे हमारा क्या तैयार हुआ? हमारा नगरीय भूगोल तैयार हुआ। ठीक है ना। अब जो हम अध्ययन करते हैं, यानी जो हम प्रादेशिक अध्ययन करते हैं, कौन सा अध्ययन करते हैं? यदि हम प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं, कौन सा अध्ययन कर रहे हैं? यदि हम प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं, कौन सा अध्ययन? प्रादेशिक ओब्लिक कौन सा अध्ययन? क्षेत्रीय। प्रादेशिक ओब्लिक क्षेत्रीय अध्ययन। तो इससे हमारा जो भूगोल तैयार हुआ वह तैयार हुआ हमारी रीजनल ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी? हमारी रीजनल ज्योग्राफी। इससे हमारा जो भूगोल तैयार हुआ वह भूगोल कौन सा है? वह तैयार हुआ हमारा प्रादेशिक भूगोल। कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? यानी किसी स्थान विशेष या प्रदेश विशेष के किसी एक तत्व को आधार मान करके और उसकी विस्तृत चर्चा करना। जैसे मैं आपसे बात करना चाहूँ, मुख्य रूप से हम बात करें कि मिट्टी का अध्ययन करना एक प्रदेश विशेष का, ठीक है ना, एक प्रदेश विशेष के मैं अध्ययन की बात कर रहा हूँ। अर्थात जैसे मिट्टी का अध्ययन करना, इसी के साथ साथ यदि हम आपसे बात करें मिट्टी के अध्ययन के साथ साथ करें, जैसे मृदा का अध्ययन, मृदा है, वनस्पति है, इसी के साथ साथ खनिज है आदि का, वहाँ का क्या करना? एक क्षेत्र विशेष के आधार पर क्या करना? वहाँ का अध्ययन करना। अगला जो हमारे पास में आया कृषि, खेती, अर्थात जो कृषि का अध्ययन किया जा रहा है। यदि मैं उस कृषि के अध्ययन के बारे में आपसे बात करना चाहूँ कि जो भी हमारे पास में तत्व आया, यदि उस तत्व के आधार पर जैसे कृषि का अध्ययन, किसका अध्ययन? कृषि का अध्ययन। तो इससे यानी खेती के बारे में जो जानकारी हमारे को उपलब्ध हो रही है, तो हम यदि भूगोल में इसको बेस दे, प्लेटफॉर्म दे, तो भूगोल में हमारे पास में इसका बेस आता है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी आती है प्यारे विद्यार्थियों?
इसको हम कहेंगे कौन सा भूगोल? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। हम इसको कहेंगे कृषि भूगोल। कौन सा भूगोल कहेंगे? हम इसको कहेंगे कृषि भूगोल। किस नाम से जानेंगे हम इसको? हम इसको जानेंगे कृषि भूगोल के नाम से। ठीक है, ये जो हमारे पास में कहलाएगा, ये जो विषय के रूप में जाकर के ये शामिल होगा, तो ये कौन से विषय के रूप में शामिल हो जाएगा? ये भूगोल में। और इकोनॉमिक गतिविधियों में ये शामिल होगा, तो ये शामिल हो जाएगा किसमें? कृषि का अध्ययन, यानी कृषि का अध्ययन। तो कृषि का जो अध्ययन किया जाता है वो कृषि भूगोल में किया जाता है, भूगोल के आधार पर। यदि मैं अगले अध्ययन की आपसे बात करूं कि किसी मानवीय समुदाय का अध्ययन किया जाए, किसी मानवीय समुदाय का अध्ययन किया जाए, अर्थात जो मानवीय समुदाय के रूप में जो हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, मानवीय एक विशाल जो हमारा समुदाय है, इसी के साथ साथ जैसे हम विभिन्न प्रकार के आवास यानी ग्रहों के प्रकार, यदि हम ग्रहों के प्रकार की आपसे बात करते हैं, आवास यानी ग्रह, यानी ग्रह, तो ग्रह के प्रकार, तो जो ग्रह हैं यानी जो ग्रह हैं यानी जो मानव के मकान हैं, मैं बात करूं मानव के मकान, यानी ग्रह या मकान। ग्रह या मकान जो हम अध्ययन कर रहे हैं, किसका अध्ययन कर रहे हैं? ग्रहों का। किसका अध्ययन कर रहे हैं? मकानों का। यानी ग्रहों का या मकानों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे जो हमारा तैयार हुआ, इससे हमारी जो भूगोल की जो शाखा तैयार हुई, वह शाखा कौन सी हो गई? वह शाखा हो गई सेटलमेंट ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी आ गई? वह शाखाई अधिवास भूगोल। कौन सा भूगोल आया? इससे जो हमारी शाखा बनी भूगोल की, वह शाखा कौन सी बन गई हमारी? वह शाखा बन गई हमारी अधिवास भूगोल। कौन सा भूगोल? इस प्रकार के भूगोल को जो हमने नाम दिया, यह भूगोल हमारा कौन सा भूगोल हो गया? अधिवास भूगोल। किसी स्थान विशेष के बारे में, परिवहन के बारे में यदि जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, यदि मैं किसी स्थान विशेष की, यदि मैं परिवहन की जानकारी प्राप्त करूं कि साहब वहाँ के परिवहन की स्थिति क्या है, यदि मैं परिवहन की जानकारी करना चाहूँ किसी स्थान विशेष की, तो परिवहन संरचना, तो जो परिवहन की संरचना है, मैं यहाँ पर लिखूँ परिवहन संरचना। तो परिवहन संरचना से जो हमारे पास में तैयार होता है, जो भी हमारे पास में शास्त्र तैयार हुआ, उसको हमने कहा परिवहन। कौन सा भूगोल का? उसको हमने कौन सा भूगोल का नाम दिया? हमने उस भूगोल को नाम दिया कौन सा भूगोल? हमने कहा परिवहन भूगोल। कौन सा भूगोल जी? हम उसको कह रहे हैं परिवहन भूगोल। अर्थात जहाँ पर हम मानव संस्कृति का अध्ययन करते हैं, जिस स्थान विशेष पर हम किसका अध्ययन करते हैं? जिस स्थान विशेष पर हम मानव संस्कृति का अध्ययन करते हैं। कौन सी संस्कृति का? मानव की संस्कृति। तो मानवीय संस्कृति। कौन सी संस्कृति? मानवीय संस्कृति। तो देखिए, यदि मैं मानव संस्कृति की बात करूं, किसकी बात करूं? यदि मैं मानव संस्कृति की बात करूं, और मानव संस्कृति से जो भूगोल हमारे पास में तैयार हुआ, वह हमारे पास में तैयार होता है कौन सा भूगोल? इससे हमारा कौन सा भूगोल तैयार हो गया? इससे हमारा सांस्कृतिक भूगोल बन गया। कौन सा भूगोल बन गया? सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है जी। इससे हमारे जिस भूगोल का निर्माण होता है,
वह भूगोल हमारा हो गया सांस्कृतिक भूगोल। देखिए आप, सांस्कृतिक भूगोल, कौन सा भूगोल? सांस्कृतिक भूगोल। जो मानव का जो कल्चरल फैक्टर है, उस कल्चरल फैक्टर से जो अपने पास में शास्त्र तैयार हुआ, तो उस शास्त्र को अपने कौन सा शास्त्र कहा? उस शास्त्र को है अपने द्वारा जो तैयार किया गया है उसको कहा है मानव का कल्चर पक्ष, अर्थात अर्थव्यवस्था। मानव की कौन सी व्यवस्था? मानव की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ पक्ष, यानी अर्थव्यवस्था। देखिए, हम यहाँ पर यदि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो हमारे पास में जो इकोनॉमी का बिंदु आता है, यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के बारे में आप देखिए, अर्थव्यवस्था जो हमारे को जानकारी उपलब्ध करवाती है किसी स्थान विशेष की, क्या? किसी स्थान विशेष की अर्थव्यवस्था, अर्थात किसी स्थान विशेष की अर्थव्यवस्था वस्तु का उत्पादन, वस्तु का वितरण, वस्तुओं का उपभोग और वस्तुओं का विनिमय, तो उसको हम शामिल करेंगे अर्थशास्त्र में, अर्थात उसको मैं अर्थशास्त्र भी कह सकता हूँ। आप ऐसा लिखिए कि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, कौन सा शास्त्र? अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र को जो मैंने शामिल किया है वह मेरे पास में कौन सा भूगोल तैयार हो गया, उससे मेरे पास में कौन सा भूगोल तैयार हुआ? उससे तैयार होता है कौन सा भूगोल? उससे तैयार हुआ आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी? इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है जी, उससे तैयार होती है हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम जो आपसे बात करना चाह रहे हैं कि मानव जो भूगोल है उसको हमने सेंटर में रखा, और सेंटर में रख कर के हमने जो विभिन्न प्रकार का आपसे अध्ययन किया है, जो अध्ययन का चार्ट आपके पास में उपस्थित है, यदि मैं इस मैनुअल चार्ट की आपसे बात करूं तो यह चार्ट हमारे को यह जानकारी देता है, तो किसी स्थान विशेष की जिस भी शास्त्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिस भी हम शास्त्र के बारे में वहाँ की जानकारी के बारे में हम संपूर्ण गहराई के साथ वहाँ की जानकारी लेते हैं, तो हम आपको ये कह सकते हैं कि बहुत गहराई के साथ किसी स्थान विशेष की जो अपने को जानकारी उपलब्ध होती है, यदि मैं उस जानकारी की आपसे बात करना चाहूँ तो वह जानकारी हमारे लिए किस रूप में साबित होती है, उस विषय का हमारे को क्या मिलता है? उस विषय का हमारे को बेसिक प्राप्त होता है। किस विषय का? यानी हमने मानव भूगोल को तो रखा किस में? सेंटर में। और मानव भूगोल को हमने सेंटर में रख करके जो विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए, किसका अध्ययन किया? जनांकी का अध्ययन किया, तो हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी तैयार हो गई। यानी सोशियोलॉजी का अध्ययन किया तो सोशल ज्योग्राफी तैयार हो गई। हमने ह्यूमन कल्चर की बात की तो आपकी कल्चर ज्योग्राफी तैयार होगी। हमने जो अर्बन जो प्लानिंग का जो स्टडी की है, जो हमारे पास में जो यानी अर्बन प्लानिंग आई है, यदि हमने उसका अध्ययन किया है तो उसके अध्ययन करने के साथ साथ जो हमारे पास में यानी जो शास्त्र तैयार हुआ, उसमें शास्त्र की बात करूं तो वो हमारा अर्बन ज्योग्राफी तैयार हो गई। हमने किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र का अध्ययन किया और उससे जो हमारी ज्योग्राफी तैयार हो गई, तो वह है हमारी कौन सी वह है हमारे पास में रीजनल ज्योग्राफी तैयार हो गई। किसी स्थान विशेष, किसी प्रांत विशेष या किसी अंचल विशेष की हमने कृषि का अध्ययन किया तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी तैयार हो गई। वहाँ के किसी प्रदेश विशेष या किसी देश विशेष के यानी ट्रांसपोर्टेशन की यानी जो स्ट्रक्चर की बात की तो उसे हमारा परिवहन भूगोल तैयार हो गया। मकान और घरों की स्थिति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की तो हमारे पास में क्या आ गया? हमारे पास में
अधिवास सेटलमेंट ज्योग्राफी आ गई। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि इस चार्ट के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से कि मानव भूगोल का विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के साथ यानी गहरा रिलेशन है। आगे हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं, आगे जो हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थात हमने राजनीति के बारे में बात करें तो राजनीतिक भूगोल तैयार हो गया। किसी स्थान विशेष की सरकार की संरचना के बारे में आदि के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे जो हमारा भूगोल तैयार हुआ वह कौन सा भूगोल तैयार हो गया, हमारा उसे जो भूगोल तैयार हुआ वह भूगोल तैयार हुआ हमारा राजनीतिक यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। किसी सरकार की संरचना है, किसी सरकार की संरचना है, उसी सरकार की संरचना के साथ साथ वहाँ के विभिन्न प्रकार के अध्ययन हैं। जैसे अभी हमने बात की न कि समाज के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं समाज शास्त्र से, तो उसे सामाजिक भूगोल बना है। यदि किसी स्थान की राजनीति के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी स्थान विशेष की राजनीति क्या है, उसके राजनीति के बारे में यदि हम बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह जो हमारे पास में जानकारी आती है उस जानकारी के बारे में मैं आपको यानी गहराई से बात करूं कि उस देश या उस प्रांत में क्या राजतंत्र है या क्या प्रजातंत्र है, क्या जनता के द्वारा वहाँ पर चुना जाता है यानी वहाँ का जो सरकार होती है क्या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है या चुने हुए या निर्वाचित या मनोनीत सदस्यों के द्वारा वहाँ की सरकार का निर्माण किया जाता है। अर्थात राजनीतिक संस्थाएं एक मूर्त संस्थाएं होती हैं, वहाँ पर काम करने वाले जो व्यक्ति है वो ह्यूमन बॉडी तो है, वह मानवी तो है। मानव के द्वारा वहाँ पर जो कार्य किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के जो विकासात्मक कार्य किए जाते हैं वो मानव के कल्याण के लिए किए जाते हैं, जिसमें मानव का कल्याण निहित होता है। अर्थात विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं की और विभिन्न प्रकार की यदि मैं संस्थाओं की आप लोगों से प्यारे विद्यार्थियों बात करना चाहूँ तो हमारे पास में जो जिक्र आता है, इस जिक्र के मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वह जिक्र हमारे पास में यह आता है कि आज काफ़ी देशों में यानी इन संसाधनों का भरपूर उपयोग करने के लिए जो संसाधन हमारे पास में उपलब्ध हैं, जो संसाधन हमारे पास में प्रकृति के द्वारा हमारे को प्रोवाइड यानी उपलब्ध करवाए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, उनका मानव ने यानी उपभोग करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए मानव में एक प्रतिस्पर्धा का एक भावना उत्पन्न हो गई है। उस प्रतिस्पर्धा की भावना के उत्पन्न होने के कारण से हम मुख्य रूप से बात करें कि इस प्रकार की जो भावनाएं जो एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा को पैदा करती हैं, एक दूसरे में होड़ की भावना को पैदा करती हैं, इससे मानव ने प्रकृति से जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका भरपूर उपयोग किया है, उनका भरपूर कंज्यूम किया है। इससे मानव की इस प्रकार की जो होड़ बने, उन्होंने यानी उनको अधिक से अधिक कंज्यूम करने के लिए एक मुख्य देश ने एक अन्य देश में जाकर के एक अपने उपनिवेश यानी एक उपनिवेश की स्थापना की, अपने संसाधनों के साम्राज्य की स्थापना की। और जो संसाधनों का जो साम्राज्य है जिसकी स्थापना की गई है, तो मानव का उसके पीछे उद्देश्य क्या था? मानव का उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मानव अधिक से अधिक उन संसाधनों का क्या कर सके, मानव अधिक से अधिक उन संसाधनों का दोहन कर सके। और दोहन भी मानव किस रूप में करेगा? मानव दोहन भी उस रूप में करेगा कि उससे उसकी आवश्यकता की क्या होती रहे, उससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। जो हमारा नेक्स्ट संबंध आ रहा है वह हमारा नेक्स्ट संबंध आ रहा है मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, यानी मानव भूगोल और हमारा राजनीतिक विज्ञान, जो हमारा तीसरा संबंध आ रहा है। यानी अभी तक हमने दो संबंधों की बात कर ली, अर्थशास्त्र के साथ मानव भूगोल का संबंध, और हमने बात कर ली किसके साथ? मानव भूगोल का संबंध, यानी इतिहास के साथ मानव भूगोल का संबंध। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि मानव भूगोल एवं मानव भूगोल एवं
मानव भूगोल एवं राजनीतिक विज्ञान। मानव भूगोल एवं कौन सा विज्ञान? मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजनीतिक विज्ञान की। मानव भूगोल एवं राजनीतिक विज्ञान का संबंध, तो इसके संबंधों की हम बात करें तो हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। कौन सी साइंस? पॉलिटिकल साइंस। उसकी हम आपसे बात करेंगे कि मानव भूगोल और राजनीति विज्ञान। पॉलिटिकल मैं इसकी आपसे बात कर रहा हूँ कि मानव भूगोल के साथ राजनीतिक विज्ञान का क्या संबंध है। क्या राजनीति के बिना भूगोल अधूरा है या भूगोल के बिना राजनीति विज्ञान अधूरी है? यदि इस कॉन्सेप्ट के हम आपसे बात करते हैं कि कौन से शास्त्र का कौन से शास्त्र में योगदान है, तो उसके हम आपसे बात कर रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी एंड मैं आपसे बात करूं ह्यूमन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी लिख लो, कैसे भी लिख लो आप। एंड मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले लिख दिया, HU मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपसे कि मानव भूगोल और हमारे पास में आ रहा है क्या? मानव भूगोल और पॉलिटिकल साइंस। देखिए, हम कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं, तथ्य बेस पर आते हैं। राजनीति विज्ञान कौन सा विज्ञान? राजनीति विज्ञान। कौन सा विज्ञान है? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से राज्य के प्रशासनिक कार्यों के अध्ययन से संबंधित विषय है। ठीक है ना? राजनीति विज्ञान कौन सा विषय है? यदि हम राजनीति विज्ञान की बात करें, राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से राज्य के प्रशासनिक कार्य, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस हैं, यानी एक राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और वहाँ की जनता के लिए जो कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं,
वो वहाँ की सरकार के प्रशासनिक लोभी के द्वारा किए जाते हैं। उन कार्यों को हम प्रशासनिक कार्य में शामिल करते हैं। उन कार्यों को हम किस में शामिल करते हैं? उन कार्यों को हम प्रशासनिक कार्यों में शामिल करते हैं। यानी राजनीतिक विज्ञान मुख्य रूप से राज्य के प्रशासनिक कार्य, जो पॉलिटिकल साइंस है, एक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के लिए किए जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यानी प्रशासनिक कार्य, वहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और उनके कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं, यानी वह उन कार्यों को हम किस में शामिल करते हैं? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम उन कार्यों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। अगला फैक्ट है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य प्रमुख राजनीतिक संगठनों प्रमुख राजनीतिक संगठनों, राष्ट्रों एवं यानी प्रमुख राजनीतिक संगठनों, राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय सरकारी नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक राज्य का मतलब उस राज्य की जनता का, वहाँ की संप्रभुता का, वहाँ की सरकार का, वहाँ की जनसंख्या। राज्य प्रमुख राजनीतिक जो संगठन है, उन प्रमुख राजनीतिक संगठनों का, यानी प्रमुख जो भी राजनीतिक संगठन है, उन राजनीतिक संगठनों का, यानी जो पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनके बात कर रहा हूँ, विभिन्न राष्ट्रों का, विभिन्न नेशंस का, विभिन्न देशों का, और अंतर्राष्ट्रीय जो सरकारी नीतियाँ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट पॉलिसियाँ हैं, जो विभिन्न प्रकार की नीतियाँ हैं, उन नीतियों का जो अध्ययन किया जाता है, वह अध्ययन यानी इस प्रकार के जो मैं अध्ययन की बात कर रहा हूँ, यह अध्ययन किस में किया जाता है? यह राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है। किस में किया जाता है? इस प्रकार का अध्ययन जो पॉलिटिकल साइंस है, वह पॉलिटिकल साइंस यानी मानव के लिए इस प्रकार के ज्ञान का प्लेटफॉर्म हमारे पास में क्या करवाती है? उपलब्ध करवाती है। अगला फैक्ट है लेकिन राजनीतिक क्रियाएं उस क्षेत्र के
भौगोलिक, उस क्षेत्र के भौगोलिक वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। भौगोलिक वातावरण उस क्षेत्र के भौगोलिक वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। ठीक है जी। देखिए, लेकिन राजनीतिक क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? राजनीतिक। लेकिन राजनीतिक क्रियाएं यानी जो राजनीति से जुड़े हुए जो कार्य हैं, अभी मैंने कहा ना कि मानव के कल्याण के लिए जो कार्य वो सारे राजनीतिक कार्यों में तो शामिल होंगे। यानी लेकिन राजनीतिक क्रियाएं उस क्षेत्र के भौगोलिक वातावरण से, जिस क्षेत्र में वह मानव रह रहा है, उस क्षेत्र के मैं आपसे बात कर रहा हूं। उस क्षेत्र के यदि मैं आपसे बात करूं कि वह क्षेत्र, उस क्षेत्र के राजनीतिक यानी राजनीतिक क्रियाएं उस क्षेत्र के भौगोलिक वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। यानी उन राजनीतिक संस्थाओं को जो प्रभावित करता है, तो कौन करता है? वहाँ का कौन सा वातावरण प्रभावित कर रहा है? वहाँ का यानी भौगोलिक वातावरण उस स्थान विशेष की संस्था को क्या करता है? उस स्थान विशेष की संस्था को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। यदि किसी भी प्रकार की राजनीतिक संस्था यदि किसी से प्रभावित होती है, तो वहाँ का भौगोलिक वातावरण किस प्रकार का है, उस स्थान विशेष का भौगोलिक वातावरण किस प्रकार का है, वह भौगोलिक वातावरण उस स्थान विशेष की संस्था को क्या करता है? उस स्थान विशेष की संस्था को प्रभावित करने का कार्य करता है। अर्थात कि वहाँ का वातावरण जो मानव के द्वारा जो निर्मित वातावरण है, मैं आपसे उस वातावरण की बात करना चाह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, कि वो वातावरण वहाँ का कैसा है, कैसा मानव के द्वारा वहाँ पर वातावरण उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है ना, वहाँ का जो वातावरण। आगे हम बात करते हैं, आगे यदि हम बात करें आपसे, तो हमारे पास में अगला इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, यदि मैं इस कॉन्सेप्ट की आपसे बात करना चाहूँ कि जो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, वह कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति यानी उस क्षेत्र की जहाँ पर राजनीतिक क्रियाएं हो रही हैं, मैं उस क्षेत्र की आपसे बात कर रहा हूँ जिस स्थान विशेष पर हमारी कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? राजनीतिक क्रियाएं हो रही हैं। क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति देखिए, क्षेत्र विशेष की यानी कौन सी क्षेत्र विशेष की? जहां पर वो क्रियाएं संपादित हो। क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति, क्षेत्र विशेष की कौन सी स्थिति? क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति, विस्तार, जलवायु, जनसंख्या। विस्तार, जलवायु, विस्तार यानी विस्तार, जलवायु और वहाँ की क्या? जनसंख्या, समुद्रीय एवं स्थलीय सीमा आदि कारक। समुद्रीय एवं स्थलीय, समुद्रीय एवं स्थलीय सीमा, समुद्रीय एवं स्थलीय सीमा आदि कारक किसी देश के सीमा
आदि कारक किसी आदि कारक है। कौन से कारक? ये जो मैंने लिखे हैं भी, आदि कारक किसी देश के राजनीतिक विचारों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से, या तो प्रत्यक्ष रूप से और या फिर कौन से रूप से? परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए, क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति, वहाँ का नेचुरल कंडीशन कैसी है, वहाँ की प्राकृतिक स्थिति कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी की प्रकृति कैसी है, वहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ये सारी हम प्राकृतिक स्थितियों में शामिल करेंगे। विस्तार, उसका अक्षांशीय विस्तार, उसका देशांतरीय विस्तार और वहाँ का क्षेत्रफल। क्या भौगोलिक दृष्टि से बड़ा देश है या क्या भौगोलिक दृष्टि से वह छोटा देश है? वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। यदि मैं वहाँ की जलवायु की बात करूँ आपसे, तो वहाँ की जलवायु कैसी है, मैं वहाँ की जलवायु की भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा वहाँ पर निवास करने वाली पॉपुलेशन, जनसंख्या का कितना बड़ा आकार रहता है या जनसंख्या का छोटा आकार रहता है। इसके अलावा वहाँ के उस भूभाग की, जिस भूभाग की हम बात कर रहे हैं, क्या उसकी किसी समुद्र या सागर के साथ सीमा लगती है या किसी अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा ही लगती है। इसके अलावा आदि कारक किसी देश के राजनीतिक विचारों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से बात करें हम अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मानव इन सभी स्थितियों से बचा हुआ है, चाहे प्राकृतिक स्थिति हो, चाहे विस्तार हो, चाहे जलवायु हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे समुद्र स्थलीय सीमा हो। मानव इनसे बच नहीं सकता है। मानव को रहने के लिए भूभाग चाहिए, अर्थात मानव को प्राकृतिक वातावरण चाहिए और मानव का समुदाय जनसंख्या के रूप में शामिल होता है। मानव को अपने कार्य करने के लिए, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए मानव को अच्छी जलवायु की जरूरत होती है। यदि मानव के पास में समुद्र है तो उसकी स्थिति मानव के लिए अति अनुकूल होती है। प्यारे विद्यार्थियों, हम राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन कर रहे हैं वो किसके साथ अध्ययन कर रहे हैं? हम राजनीति विज्ञान का भूगोल के साथ अध्ययन करने जा रहे हैं। जो डिटेल आपके सामने उपलब्ध है, हम 1 बाय 1 इसको फैक्चुअल के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं।